जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपग्रेड जॉब्स पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एक्ट अधिनियम के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट एक्ट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे याद रखना। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1784 ईस्वी में। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस एक्ट के तहत द्वैत शासन का आरंभ हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किसका आरंभ हुआ था? द्वैत शासन का आरंभ हुआ था। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी ने भारतीय प्रदेशों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के रूप में घोषित किया था। तो पहली बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के रूप में घोषित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट एक्ट कौन सा है हमारा? 1813 का चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी? 1813 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चार्टर अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? चार्टर अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो अधिनियम है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया था और इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह एक अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत भारतीय कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र थे, उसे 20 वर्ष और आगे बढ़ाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो चार्टर अधिनियम में और इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट कौन सा है? इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, अब इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत और क्या किया गया था? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया था। भारत में विधि विरुद्ध दास प्रथा को घोषित कर दिया गया था। भारत में विधि विरुद्ध दास प्रथा को घोषित इसी नियम के अंतर्गत किया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1858 में। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था? जो अपना भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। इस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। जो मुगल सम्राट का पद था उसे समाप्त कर दिया था भारत शासन अधिनियम में। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वहाँ अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
तो इस अधिनियम में क्या हुआ, भारत में जो शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल थे उनमें से एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति वहां उत्तरदायी होता था। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही जो भारत के गवर्नर जनरल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। जो लॉर्ड कैनिंग थे इस अधिनियम के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। नेक्स्ट जो अधिनियम है हमारा 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप अच्छे से इसे देखना। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो जो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी एंड अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी और जो भी अध्यादेश रहते थे उसकी जो लिमिट रहती थी वो 6 मंथ रहती थी। इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों का बहाल किया जिससे वे कानून बना सके। ये वाला जो अधिनियम था बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया जिससे वे एक नया कानून बना सके। नेक्स्ट जो एक्ट है आपका 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 में स्टार्ट हुआ था और ये क्या था, यहाँ ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था जिसने भारत में विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। भारत परिषद अधिनियम के तहत 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को मान्यता दी। इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को मान्यता दी गई थी और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इसके अंतर्गत जो मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव था वो मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो अधिनियम है इसको सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है इसके तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। जो पहले केंद्रीय बजट रहते थे उन्हें राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया था। तो महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में इसी अधिनियम के तहत दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रति में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम हुआ था उसके तहत भारत के मिनी संविधान के नाम का इसे दर्जा दिया गया था।
जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसको भारत के मिनी संविधान का नाम का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया था तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। यहाँ प्रांतों में से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, को भारत से अलग कर दिया गया था। तो जो म्यांमार है उसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो इसी अधिनियम के तहत भारत से उसे अलग कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना तो आप सभी जानते हैं 1935 में की गई थी, वो इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया है। गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऑल वैकेंसी की अपडेट्स दी जाती है एंड किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो वो भी क्लियर किए जाते हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।